नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस हरियाणा की बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो बेटा, बायोलॉजी क्लास का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी जिनके बारे में आपको एक बार दोबारा फिर से थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आकृतिबीजी पौधों में हम जनन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमने सबसे पहले जनन पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसा जनन जिसके अंदर अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। इसका एक और नाम दिया गया है असंग जनन, जिसे हम एपोनिक्सिस भी कहते हैं। इसकी खोज हेंस विटलर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसके बाद में अलैंगिक जनन दो तरह का होता है, या दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहला है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन। अनिषेक बीजता क्या होती है? अनिषेक बीजता का मतलब है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब बीज का निर्माण बिना निषेचन के हो और उस बीज से नया पौधा बने, अर्थात बीज के निर्माण में निषेचन की कोई भागीदारी नहीं होती है, तो वो क्या होता है? अनिषेक बीजता। कायिक जनन की अगर हम बात करें तो कायिक जनन क्या होता है? पौधे के अंदर बीज के बिना अगर कोई नया पौधा बन जाए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पौधे में बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भी अन्य भाग से नया पौधा बने, तो इसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके अंदर भाग लेने वाला जो भाग होता है, अंग होता है पौधे का, उसे हम प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, क्या कहते हैं इसको? प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल या प्रवर्ध के रूप में हम जड़, तना या पत्ती को ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें बेटा कायिक जनन की, तो कायिक जनन दो तरह का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में हम आप पढ़ चुके हैं पहले। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि तने से किस तरह से नए पौधे बनते हैं। इसके अंदर आपने आप रूपांतरण पढ़े थे, और इसके बाद में आपने पत्ती पढ़ी, फिर मूल एवं कलिकाओं द्वारा आपने कायिक जनन का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे बेटा कृत्रिम कायिक जनन का। तो पार्ट 2 के अंदर हमें कृत्रिम कायिक जनन की विभिन्न विधियों का और इसकी आवश्यकता का अध्ययन करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपका पार्ट 2 चालू करते हैं। ठीक है बेटा? देखिए, आज का टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब पेड़ पौधों में मानव द्वारा नए पौधे के निर्माण को प्रेरित किया जाता है, सीधे सीधे हम कह सकते हैं मानव निर्मित कायिक जनन क्या कहलाता है? कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। अब आप एक बात बताइए कि जब प्राकृतिक रूप से कायिक जनन हो रहा है, तो कृत्रिम रूप से कायिक जनन कराने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? मानव क्यों इसमें हस्तक्षेप करता है? इसका कारण है बेटा आर्थिक महत्व। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है और उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे गुलाब है और मोगरा, चमेली, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनके अंदर हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा कम समय में ज़्यादा पौधे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर अगर हम पौधों का उत्पादन करना चाहें और वो भी कम समय के अंदर, तो हमें कृत्रिम कायिक जनन का प्रयोग करना होगा। ठीक है बेटा? तो हम इसकी आवश्यकता के रूप में हम लिख सकते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? पौधों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। वाणिज्यिक का मतलब होता है बेटा व्यापारिक उत्पादन के लिए या बड़े स्तर पर बेचने के लिए हम कृत्रिम कायिक जनन का प्रयोग करते हैं। आगे देखें बेटा, आवश्यकता के बाद में हम इसका मुख्य टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन की विधियां।
कृत्रिम कायिक जनन की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। इससे पहले मैंने जो आपके लिए पढ़ाया था उसमें से एग्जाम्पल पूछे जाने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ से कुछ विधियां मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ये विधियां बहुत जरूरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। देखें, कृत्रिम कायिक जनन की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं, ध्यान से समझें। कृत्रिम कायिक जनन की मुख्य रूप से कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 कटिंग, इसे कर्तन भी कहते हैं। नंबर 2 लेयरिंग, इसे दाब लगाना कहते हैं। और नंबर 3 होती है बेटा रोपण, इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बात समझनी है। कर्तन की अगर हम बात करें तो कर्तन 2 तरह का होता है, स्टेम कटिंग या स्तंभ कर्तन, दूसरा रूट कटिंग जैसे हम हिंदी में कहते हैं मूल कर्तन। ऐसे ही बेटा दाब लगाना भी 2 तरह का होता है। पहला होता है कीला दाब, इसको माउंड लेयरिंग कहते हैं। और दूसरा होता है वायु दाब, या इसका एक और नाम होता है गुट्टी दाब। गुट्टी दाब विधि होती है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एयर लेयरिंग या बूटी। इसी प्रकार अगर हम बात करें रोपण की, तो रोपण के अंदर भी आपके 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 जीभी रोपण, नंबर 2 पच्चर रोपण, नंबर 3 किरीट रोपण और नंबर 4 कलिका रोपण। जगह कम है बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक बार दोबारा समझें इसको। कृत्रिम कायिक जनन के अंदर कुछ विधियां होती हैं, मुख्य रूप से इसकी 3 विधियां हैं। पहली कर्तन, जिसके अंदर 2 तरह का होता है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। दूसरा दाब लगाना, ये भी 2 तरह का होता है, कीला दाब और वायु दाब। और रोपण, रोपण आपका 4 तरह का होता है, जीवी रोपण, पच्चर रोपण और किरीट रोपण तथा कलिका रोपण। अब इन सभी के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, समझने में सहूलियत होगी। इसके बाद आगे देखें बेटा, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली विधि कौन सी है? कर्तन या कटिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है, कर्तन मतलब काटना। तो हम इसमें क्या करते हैं बेटा, पौधे का कोई भी भाग या तना या मूल को लेकर के उसको काट करके उससे नए पौधे का निर्माण प्रेरित करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है बेटा, इसको हम सीधे दोनों तरह से पढ़ेंगे। इसके 2 भाग हमने पढ़े थे। नंबर 1 तो स्तंभ कर्तन। तो पहले आप स्तंभ कर्तन को समझिए कि स्टेम कटिंग क्या होती है। स्टेम माने क्या होता है बेटा? तना। तो इसमें क्या होगा, तने का लगभग 7-8 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा काटकर उसे अगर हम जमीन में या मिट्टी में ऊर्ध्वाधर दबा दें या लंबवत दबा दें, तो कुछ दिनों में उसके अंदर से अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती हैं। और अपस्थानिक जड़ें निकलने के बाद में ये वृद्धि करने लग जाता है। ठीक है, अब कैसे होगा, एग्जाम्पल से सुनने। ये बेटा एक गन्ना है, गन्ने के अंदर बहुत सारी पर्व संधियां होती हैं।
हम क्या करेंगे, गन्ने को इस तरह से काटेंगे, इस तरह से इस टुकड़े को लेकर के मिट्टी के अंदर दबा देंगे। अब क्या होगा, इस पर्व संधि से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी, जिससे पौधा आगे की तरफ वृद्धि करने लग जाएगा। तो इस तरह से हम तने के कटे हुए भाग से नया पौधा प्राप्त करते हैं स्टेम कटिंग के अंदर। बात समझ में आ रही है? इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो तने का भाग आप ले रहे हो उसके अंदर कम से कम एक पर्व संधि तो होनी चाहिए, क्योंकि अपस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से ही निकलती हैं। ठीक है। एक और बात है इसकी कि स्टेम कटिंग को कुछ कारक प्रभावित करते हैं। जैसे आपने स्टेम का टुकड़ा या तने का टुकड़ा किस पौधे से लिया है, जिस पौधे से आपने तने का टुकड़ा लिया है उसकी आयु कितनी है, और जिस जगह पर आप इस तने को काट करके लगा रहे हो या दबा रहे हो जमीन में, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। इसके बाद में बेटा एग्जाम्पल देखें अगर हम इसके, तो एग्जाम्पल में गुलाब, अमरूद, बोगनविलिया, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एक एक दो एग्जाम्पल आपको इनके याद रखने हैं। इसके बाद में आप आगे आ जाइए, सेकंड नंबर पे जो कर्तन होता है वो होता है मूल कर्तन। मूल कर्तन के अंदर क्या होगा, इसको रूट कटिंग कहते हैं। मूल कर्तन में क्या होगा, हम जड़ का कटा हुआ भाग लेंगे। तो मूल का या जड़ का कटा हुआ भाग ऐसे ही लेंगे, लगभग 7-8 सेंटीमीटर लंबा इसका भाग लेते हैं और उस कटे हुए भाग को सेम ऐसी की तरह मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद में उसके शीर्ष से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। मान लो ये जड़ का टुकड़ा है, या आपने इस तरह से जमीन के अंदर लगाया, तो इसमें इस शीर्ष से अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी और किसी भाग से नहीं निकलेगी। इस बात का ध्यान रखें। तो मूल कर्तन में जड़ के कटे हुए भाग से नया पौधा प्राप्त किया जाता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे चेरी, सेब, अमरूद, इनका प्रयोग हम करते हैं मूल कर्तन के लिए। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि स्टेम कटिंग और रूट कटिंग के अंदर हम दो भाग ले रहे हैं, भागों को हम क्या कह सकते हैं, प्रवर्ग कह सकते हैं। भाई पौधे का कटा हुआ भाग भी तो है, और यही भाग है जो कायिक जनन में भाग ले रहा है, तो इसको हम प्रवर्ग भी कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है। कटिंग के बाद में बेटा सेकंड नंबर आता है लेयरिंग। क्या चीज है, लेयरिंग। दूसरी विधि है लेयरिंग या दाब लगाना। इसके अंदर क्या होता है बेटा, देखो इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, कटिंग के अंदर पौधे से टुकड़े को काट कर अलग करके मिट्टी के अंदर दबा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर हम ऐसा नहीं करते। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पौधे का तना या शाखा कुछ भी है उसको पौधे से जोड़े रखे ही या बिना अलग किए उसके अंदर अपस्थानिक कलिकाओं के या जड़ों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनो। दाब लगाने या लेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पौधे से या मुख्य पादप जो होता है उससे तने या शाखा को बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, पौधे में तना या शाखा को मुख्य पादप से बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित किया जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, लेयरिंग कहलाती है। इसके अंदर ये आपने दो प्रकार पढ़े थे, नंबर 1 पीला दाब और नंबर 2 गुट्टी दाब, गुट्टी या बाई दाब। तो इन दोनों के बारे में आपको समझना है। देखें सबसे पहले समझिए आप पीला दाब। देखें मान लो ये जमीन है, जमीन के नीचे किसी पादप की जड़ें निकली हुई हैं और यहाँ से ये कुछ इसकी शाखाएं जा रही हैं जिन पर कुछ कुछ पत्तियां लगी हुई हैं इस तरह से। एक शाखा ऐसी है इसकी जो बेटा थोड़ी लंबी है और थोड़ी ज्यादा ही लंबी है। इसमें से क्या हो रहा है, कुछ पत्तियां इसमें भी लगी हुई हैं, बिना पत्तियों की नहीं है ये। अब इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, देखो ये थोड़ी लंबी है और झुकी हुई है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लंबी और झुकी हुई शाखा।
लंबी और झुकी हुई शाखा। अब एक बात आप ध्यान से सुनिए, ये शाखा पहले से ही झुकी हुई है, इसको आप थोड़ा सा और झुका दो, इतना झुका दो कि ये कहाँ आ जाए, मिट्टी के अंदर आ जाए। तो देखो बेटा, अगर हम इसको इस तरह से नीचे ले आए और इस तरह से बाहर निकाल दें दोबारा, मतलब इसकी कुछ पर्व संधियां तो जमीन के अंदर और कुछ पर्व संधियां जमीन के बाहर हों, तो जो पर्व संधियां जमीन के अंदर होती हैं उनसे कुछ दिनों के बाद में क्या निकलने लग जाती हैं, अपस्थानिक जड़ें। और जब अपस्थानिक जड़ें निकल जाएंगी तो ये पोषण प्राप्त करना चालू कर देंगी और इसके लिए पोषण मिलेगा, ये वृद्धि करेगा। जब इसमें वृद्धि होने लग जाए तो इस शाखा को यहाँ से काट कर अलग कर दो। फिर या तो ये पौधा यहीं पर बड़ा हो सकता है, अगर आप इसको किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हो तो जड़ सहित मिट्टी को काट करके आप इसे दूसरी जगह पर लगा सकते हो, वहां पर भी ये पौधा आसानी से लग जाएगा। तो इस तरह से हम टीला दाव के अंदर लेयरिंग करते हैं। विधि बहुत ईजी है, एक बार दोबारा सुने। टीला दाव का प्रयोग हम उन पौधों के अंदर करते हैं जिनकी शाखाएं लंबी एवं झुकी हुई होती हैं। तो इसकी लंबी और झुकी हुई शाखा को इस प्रकार हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं कि उसकी कुछ पर्व संधियां तो जमीन के अंदर चली जाएं और कुछ पर्व संधियां जमीन के ऊपर रहें। तो कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, जमीन के अंदर वाली जो पर्व संधियां हैं उनसे अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और बाहर वाली पर्व संधियों से पत्तियां बनने लग जाती हैं। इससे आगे वृद्धि करने लग जाता है। इसके बाद में साहब जब ये वृद्धि करने लग जाए तो आप इसको काट दो, काट करके या तो पौधे को यहीं पर बड़ा होने दो या फिर दूसरी जगह ले जाओ। ऐसा हम करते हैं बेटा, चमेली के अंदर करते हैं या मोगरा, इन दो पौधों के अंदर हम टीला दाव के द्वारा नए पौधे बना सकते हैं। देखो बेटा, मैंने इसमें बात कही थी आपको लेयरिंग में कि इसमें पौधे से तने या शाखा को अलग नहीं किया जाता। हमने पहले अलग नहीं किया था, जब वो नया पौधा बनने लगे तब उसके बाद अलग किया है। बात क्लियर है ना? क्लियर। इसके बाद में सेकंड आती है बेटा बुट्टी दाव या वायु दाव। ये भी बहुत ईजी है। इसके अंदर क्या होता है, देखो मान लो ये एक पौधा है, ये इस पौधे की एक शाखा है जो इस तरह से जा रही है। इस शाखा पे कुछ और शाखाएं लगी हुई हैं जिन पे पत्तियां लगी हुई हैं ऐसे। अब आपको क्या करना है बेटा, मान लो यहाँ पे भी कुछ पत्तियां हैं, ये इसकी जड़ें हैं। अब बुट्टी दाव या वायु दाव के अंदर क्या होगा, कुछ शाखाएं, पौधों की कुछ शाखाएं ऐसी होती हैं जो थोड़ी मोटी होती हैं, मतलब उनके ऊपर छाल होती है। तो हम क्या करते हैं, उन मोटी शाखाओं के थोड़े से हिस्से से या थोड़े से भाग से छाल को हटाकर, इसको छाल को हटाकर उसकी जगह पे या तो गीली मिट्टी या गीली रुई का टुकड़ा लपेट देते हैं, जिसकी वजह से ये जो भाग है पूरा ढक जाता है। और ये ढका हुआ जो भाग होता है बेटा, ये कहलाता है गुट्टी। क्या कहलाता है? गुट्टी। क्या भाग है इस पे, क्या लगा हुआ है? गीली मिट्टी या रुई लगी हुई है जो इसको ढके हुए है। तो गीली मिट्टी या रुई से ढका हुआ भाग क्या कहलाता है? गुट्टी कहलाता है। अब आप देखिए बेटा, जब तक इस गुट्टी के अंदर पानी रहेगा तब तक इसके अंदर अपस्थानिक जड़ों के निर्माण की प्रक्रिया चालू रहेगी, होती रहेगी। तो हम इसको नम बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, इसके शाखा के ऊपर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं जिससे कि इसके लिए पानी मिलता रहे। मान लो ये कोई पात्र है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ से हम कोई धागा ले जाते हैं या सूतली वगैरह, इसको इस तरह से ले जा करके इस पर बांध देते हैं और इसमें एक छोटा सा छेद कर देते हैं। तो पानी सूतली के या धागे के सहारे इस गुट्टी पे आता रहेगा और गुट्टी कैसी बनी रहेगी? नम बनी रहेगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है ना? तो इससे क्या होता है, लगभग 4 से 8 सप्ताह के बाद में इसमें से जड़ें निकलना चालू हो जाती हैं। 4 से 8 सप्ताह के बाद क्या निकलने लगती हैं? अपस्थानिक जड़ें। और जब अपस्थानिक जड़ें निकल जाएं तो इसको यहाँ से अलग करो और किसी भी जगह पे लगा दो, इससे नया पौधा बन जाएगा। तो ये होता है आपका कौन सा दाव? वायु दाव।
वायुदाब या गुटीदाब। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा सुने दोनों विधियों को। लेयरिंग क्या होता है? दाब लगाने के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम पौधे से शाखा या तने को अलग नहीं करते, बिना अलग किए उसमें अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इसके अंदर दो तरह से इसको बांट सकते हैं, कीला दाब और वायु दाब। कीला दाब के अंदर हम उन पौधों का प्रयोग करते हैं जिनकी कुछ शाखाएं लंबी और झुकी हुई होती हैं। तो लंबी और झुकी हुई शाखा को मिट्टी में इस प्रकार दबाएं कि उसकी कुछ पर्वसंधियां जमीन के अंदर और कुछ पर्वसंधियां कहाँ चली जाएं, जमीन के बाहर चली जाएं। तो कुछ दिनों के अंदर क्या होता है, जो जमीन के अंदर वाली पर्वसंधियां हैं उनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लग जाती हैं। जब इसमें से अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लग जाएं और ये वृद्धि करने लग जाए तो आप इसको काट कर अलग कर सकते हो और नया पौधा बनना चालू हो जाएगा। वायुदाब के अंदर क्या होता है, इसका प्रयोग हम मोटी शाखा वाले पौधों के अंदर करते हैं, मोटी टहनी वाले पौधों में करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोटी टहनी या मोटी शाखा के ऊपर से उसकी छाल को हटा देते हैं। छाल को हटाने के बाद में उस जगह पे हम गीली मिट्टी या रुई का टुकड़ा लपेट देते हैं, ढक देते हैं उसको। जो ढका हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, गुट्टी। जैसे मान लीजिए है, इसकी अगर मैं इस भाग को हटा दूँ और इस पर गीली मिट्टी या रुई लपेट दूँ तो ये भाग क्या कहलाएगा, गुट्टी कहलाएगा। तो इस गुट्टी को नम बनाए रखने के लिए हम एक छोटी सी व्यवस्था करते हैं कि इसके पास पानी आता है, तो एक पात्र लेकर के उसमें सूतली या धागा लगाकर इसके चारों तरफ लपेट देते हैं, जिससे नम बना रहता है। फिर 4 से 8 सप्ताह के बाद में इससे अपस्थानिक जड़ें निकलने लग जाती हैं और जड़ें निकलने के बाद में आप इसको यहाँ से काट कर किसी भी जगह पे लगा दो, इससे नया पौधा बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसका प्रयोग हम करते हैं मोटी शाखा वाले, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो गुड़हल वगैरह का, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका कृत्रिम विधि के अंदर, कौन सा है, रोपण, ग्राफ्टिंग। वो देखें, ये सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और उसके बाद में प्रयास करें कि अपनी ही भाषा में जो आपको अच्छी लगे उसमें आप अपने नोट्स बनाने का प्रयास करें। क्योंकि आप खुद अपने नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। इसके बाद में एक और तीसरी विधि बचती है बेटा, रोपण। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। रोपण या ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एक छोटी सी बात समझें। अब तक तो हम एक ही पौधे का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसमें हम 2 अलग अलग पौधों का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, 2 अलग अलग पौधों का हम इसमें प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, मान लो एक पौधा ए है और एक पौधा बी है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों पौधों के छोटे छोटे हिस्से लेंगे हम। मान लो एक पौधा ऐसे लगा हुआ है जमीन में, ये इससे कुछ शाखाएं निकली हुई हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, और ये दूसरा पौधा है, इसमें भी इस तरह से पत्तियां निकली हुई हैं। नॉर्मली एक छोटा सा पौधा बनाया मैंने। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रोपण को आप समझे बेटा, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम दोनों पौधों को मिक्स कर रहे हैं। मान लो इस पौधे को तो हमने यहाँ तक काट दिया, इस पौधे को हमने कहाँ तक काट दिया, यहाँ तक। इसका बचा केवल इतना ऐसा, नीचे जड़ें हैं इसके अंदर। और इस पौधे में हम क्या कर रहे हैं, इसका केवल इतना ऐसा हिस्सा लेकर के, इतना सा ये वाला हिस्सा लेकर के हम इसके ऊपर लगा दें। जब ये इसके ऊपर लग जाए तो इसको कस करके बांध देंगे। बांधने के बाद में ये दोनों पौधे एक नए पौधे के रूप में आगे बढ़ना चालू हो जाएंगे, वृद्धि करना चालू कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका रोपण होता है। अब आप इसकी परिभाषा समझें कि परिभाषा क्या होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वो संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि करना चालू कर दें। इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ें। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ें
कि वे संयुक्त होकर एक नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकें। तो ये विधि क्या कहलाती है? रोपण कहलाती है। नॉर्मल सी विधि है, बहुत इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परिभाषा आपको याद रखनी है इसकी। इसमें दो अलग अलग पौधों के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि ये संयुक्त होकर एक नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकें। अब एक बात बताइए बेटा, दो अलग अलग पौधे हैं ए और बी। मान लेते हैं ए उत्तम किस्म का, उत्तम गुणों वाला पौधा है, उत्तम गुणों वाला है, और बी निम्न गुणों वाला है। तो टुकड़े तो हम दोनों के ले रहे हैं ना। उत्तम गुणों वाला जो पौधा होता है उसके टुकड़े को हम कहते हैं बेटा कलम। इसके टुकड़े को हम क्या कहते हैं? कलम या सिलोन कहा जाता है इसको। और निम्न गुणों वाला जो पौधा होता है इसके टुकड़े को हम कहते हैं स्कंद या स्टॉक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों पौधों में से उत्तम गुणों वाले पौधे का हिस्सा क्या कहलाता है? कलम। और निम्न गुणों वाले पौधे का हिस्सा स्कंद कहलाता है। बात क्लियर है? एक छोटी सी बात और आपको करनी है। स्कंद और कलम के आधार पर हम क्या करते हैं, स्कंद और कलम को इस प्रकार जोड़ते हैं कि इनके कैम्बियम, क्या बेटा? कैम्बियम, इसे हिंदी में एधा कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों को जोड़े हैं कि दोनों की कैम्बियम आपस में संपर्क में आ जाए। जैसे ये पौधे की कैम्बियम, ये दूसरे पौधे की कैम्बियम, इस प्रकार इनको जोड़े हैं कि ये दोनों इस तरह से संपर्क में आ जाएं। तो कुछ टाइम जब ये ऐसे रहेंगी तो एक साथ वृद्धि करना चालू कर देंगी। यही काम हमें इसके अंदर करवाना है। देखो, जब कलम और स्कंद को एक साथ जोड़ा जाता है तो इनके कैम्बियम एक साथ मिलने पर ये नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। कोशिकाएं इसकी वृद्धि करेंगी, नया पौधा बनेगा। तो आशा करता हूँ आपके समझ में रोपण आया होगा। इसके बाद में बेटा इसके कुछ प्रकार हैं। 4 प्रकार मैंने आपके लिए बताए थे, तो उन चारों प्रकारों को कवर कर रहे हैं हम। आगे देखो इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसका प्रकार होता है रोपण के प्रकार। सबसे पहला जो प्रकार है वो है बेटा जीभी रोपण, या इसको हम टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। टंग ग्राफ्टिंग, इसका एक दूसरा नाम और होता है विप रोपण। विप रोपण या विप ग्राफ्टिंग भी इसका नाम होता है। तो ये क्या होता है इसको आप समझिए बेटा। इसमें कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कि स्कंद और कलम का व्यास समान होता है। स्कंद और कलम का व्यास कैसा होता है? समान होता है। तो मतलब एक स्कंद पर एक ही कलम आ सकती है। दूसरी बात समझे बेटा, मान लो ये स्कंद है, जमीन में लगा हुआ है, और ये कलम है। स्कंद ये स्कंद है और ऊपर वाला कलम है। ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग क्यों कह रहे हैं हम इसको? इसमें हम एक चीरा लगाएंगे, लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का चीरा लगता है इसके अंदर। और वो चीरा कैसे लगेगा वो आपको देखना है। देखो बेटा, इसके अंदर हम चीरा लगाएंगे कुछ इस तरह से, जिससे इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? ऐसी। ठीक है। और इसके अंदर हम चीरा लगाएंगे इस तरह से। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देते हैं इसको, अगर हम इसको साइड से देखें तो हमें इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जीभ की तरह हमें दिखाई दे रहा है, टंग की तरह दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीभी रोपण कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है? स्कंद और कलम को दोनों को एक दूसरे के पास ले आते हैं तो एक संरचना हमें प्राप्त होगी
जिसके अंदर दोनों आपस में ऐसे जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये कलम है, ये स्कंद है, दोनों को कस करके बांध देते हैं और किसी अच्छे वातावरण में इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, यहाँ से कुछ कलिकाएं अवस्था में जड़ें उत्पन्न हो जाएंगी या कलिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, कैम्बियम आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपस में वृद्धि करने लगेगा, क्योंकि जड़ों से तो पोषण ले ही रहा है स्तन। तो इसकी कुछ जो कैम्बियम है वो आपस में जुड़ जाएंगे और इससे नया पौधा बनना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से हम जीवी रोपण करते हैं। एक बार दोबारा देखें, जीवी रोपण में स्कंद और कलम का व्यास समान होता है। इसके अंदर कलम और स्कंद में इस प्रकार चीरा लगाते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे में फिट हो जाएं। इस प्रकार देखते हैं तो कुछ दिनों के बाद में जब हम इसको कस करके बांध देते हैं तो ये एक साथ वृद्धि करने लगते हैं और नए पौधे का विकास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, दूसरी विधि है इसकी, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इसको। दूसरा प्रकार है इसका फच्चर रोपण। कौन सा रोपण? फच्चर। कितना अच्छा नाम है ना, फच्चर। फच्चर रोपण, इसको हम कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। कौन सी ग्राफ्टिंग? वेज ग्राफ्टिंग। अब पहले समझो बेटा वेज क्या होता है। वेज का मतलब समझ लो कील, जैसे ऊपर से ऊपर से मोटा और नीचे से नुकीला, इस तरह की अगर कोई संरचना आपको दिखाई देती है तो वो क्या है? वेज है, वेज स्ट्रक्चर है ये। तो इसका हमें प्रयोग करना है यहाँ पे। देखो कैसे करेंगे भाई, हम तो इसमें दो चीज लेने वाले हैं, एक तो कलम लेने वाले हैं और दूसरा क्या लेने वाले हैं? स्कंद लेने वाले हैं। ठीक है, सेम काम करना है। स्कंद के अंदर आपको वी आकार का चीरा लगाना है और इसके अंदर आपको वेज आकार का चीरा लगाना है। इधर वी आकार और इधर वेज आकार, वेज बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इसके अंदर जब आपने वेज आकार का चीरा लगाया तो ये ऐसा हो गया और इसके अंदर जब आपने वी आकार का चीरा लगाया तो ये ऐसा हो गया। दोनों को आपस में फिट कर दो। जब दोनों को आपस में आप जोड़ोगे, प्लस करोगे इनको, तो आपको एक ऐसी संरचना प्राप्त होगी। ऐसा प्राप्त होने के बाद में इसको आप कस करके बांध दो। बांधने के बाद में अच्छे वातावरण में छोड़ दो। कुछ दिनों के बाद में दोनों के कैम्बियम जुड़ जाएंगे और इससे नया पौधा बनना चालू हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट ग्राफ्टिंग आती है फच्चर के बाद में, किरीट ग्राफ्टिंग, किरीट रोपण, या इसको हम कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। किरीट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग, मुकुट रोपण भी इसको हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्कंद का आकार अत्यधिक होता है और कलम छोटी होती है। इसका मतलब एक स्कंद पर बहुत सारी कलमें आ सकती हैं। देखो बेटा, मान लो ये क्या है? स्कंद है और ये छोटी सी क्या है? कलम है। ऐसी कई कलमें इसके अंदर आ सकती हैं। देखो कैसे आएंगी। ये एक स्कंद और एक स्कंद पर इस तरह से हम बहुत सारी कलमों को रख सकते हैं। तो जब इस पे बहुत सारी कलमें रखी जाएंगी तो एक संरचना हमें क्राउन जैसी दिखाई देगी। क्राउन यानी कि ताज, यानी कि मुकुट। तो मुकुट जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? किरीट रोपण या मुकुट रोपण, क्राउन ग्राफ्टिंग। बात समझ में आ रही है? सेम काम करेंगे, बांध देंगे, इनको चिपका देंगे, इससे किसी भी तरह से दबा देंगे। कुछ दिनों में इनके कैम्बियम जुड़ जाएंगे और नया पौधा बनना चालू हो जाएगा। इस पे अनेक शाखाएं बनेगी अलग अलग, जिस तरह के आप कलम लगाओगे उस तरह से। इसके बाद में एक और चीज रह गई है, लास्ट रह गया है इसका, वो क्या है? कलिका रोपण। वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कलिका रोपण, इसे हम कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। देखो बेटा, कलिका रोपण क्या होता है? बहुत इजी है। इसमें एक स्कंद होगा,
स्कंद और एक कलिका होगी, ये कलिका मान लो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्कंद के अंदर एक टी आकार का चीरा लगाना है, ऐसा चीरा, टी आकार का चीरा लगाना है। और एक टी आकार का चीरा आप लगाते टाइम ध्यान रखें कि इसकी जो गहराई है वो इसके कैम्बियम तक चली जाए। अगर गहराई कैम्बियम तक नहीं चलेगी, दोनों के कैम्बियम आपस में जुड़ेंगे नहीं तो नया पौधा नहीं बनेगा। तो टी आकार का चीरा हम इस प्रकार लगाते हैं कि उसकी गहराई कहाँ तक जाए, उसके कैम्बियम तक। इसके बाद में इस कलिका को हम इसके अंदर जोड़ देते हैं। इसको हम प्लस करें तो मान लो ये हमने एक टी आकार का चीरा लगाया है, इसके अंदर हमने इस कलिका को रोक दिया। इसके बाद फिर इसको कस करके बांध दो। कुछ दिनों के बाद में इसका कैम्बियम आपस में जुड़ जाएगा और इससे नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। ये कहलाती है बेटा कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। यहाँ पर आपका कृत्रिम कायिक जनन संपन्न होता है। कृत्रिम कायिक जनन संपन्न हुआ। इसके बाद में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इससे अगला जो टॉपिक है वो लैंगिक जनन का है। अलैंगिक जनन हम इसके साथ में पूरा कर चुके हैं। अलैंगिक जनन पूरा होने के साथ साथ बेटा मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि उस पौधे का नाम बताइए जिसके पर्ण फलक से नए पौधे का विकास होता है। क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। उस पौधे का नाम बताइए जिसकी पत्ती के पर्ण फलक से नए पौधे का विकास होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें कि इसका आंसर दें। इसका आंसर आपको पहले जो मैंने पढ़ाया है उनके अंदर मिल सकता है। अगर आप देखें तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ में देखो बेटा, एक बार मैं जो आज मैंने पढ़ाया हूँ पूरा आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ अब तक का। सबसे पहले हमने अलैंगिक जनन पढ़ा, उसके अंदर अनिषेक बीजता पढ़ी। फिर कायिक जनन, कायिक जनन के अंदर आपने दो प्रकार पढ़े, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक के अंदर आपने पढ़ा कि तने से कैसे नया पौधा बनेगा, पत्ती से कैसे नया पौधा बनेगा, जड़ों से कैसे नया पौधा बनेगा, या फिर कलिकाओं से कैसे नया पौधा बनता है। कुछ एग्जाम्पल भी आपने देखे थे बहुत अच्छे अच्छे। एक एग्जाम्पल देखा था जिसका नाम मैंने आपको बताया था एलिफेंट ईयर प्लांट, जैसे हम बेगोनिया कहते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में हमने प्राकृतिक विधियां लगभग पूरी कर ली थी। तो प्राकृतिक विधियों के बाद में कृत्रिम विधि आई थी। कृत्रिम कायिक जनन के अंदर हमने इसकी आवश्यकता पड़ी। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है? बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मानव निर्मित होती है, सारे काम इसमें मानव करता है। और इसके हमने तीन प्रकार पढ़े थे मुख्य रूप से, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। उन दोनों के भी दो दो प्रकार थे। कर्तन दो तरह का था, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन। एक दूसरा था आपका, दूसरी चीज आपने पढ़ी थी लेयरिंग, दाब लगाना, ये भी दो तरह की थी, टीला दाब और भुट्टी दाब या बारीक दाब। और लास्ट में आपने पढ़ा रोपण। रोपण में हम क्या करते हैं बेटा, एक पौधे की कलम और दूसरे पौधे का स्तन दोनों को लेकर के उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, जिससे नया पौधा बनने लग जाता है। इसके बाद में हमने इसके कुछ प्रकार पढ़े। जैसे सबसे पहला प्रकार था जीवी रोपण, जिसमें हम जीव के आकार का या वी आकार का चीरा लगाते हैं 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा। उसके बाद में उनको जोड़ देते हैं। फिर हमने पढ़ा फच्चर रोपण, जिसमें बैज आकार का नुकीला चीरा लगता है, फिर जोड़ते हैं दोनों को। फिर पढ़ा हमने तीसरे नंबर का किरीट रोपण, जिसमें स्कंद बहुत बड़ा होता है और उस पर कई कलिकाएँ या कई कलम हम लगा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कलिका रोपण। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्कंद में टी आकार का चीरा लगाते हैं और टी आकार के चीरा लगाने के बाद में इस कलम को हम इसमें जोड़ देते हैं, या कलिका हम इसको कह सकते हैं। यहाँ तो काम तो कलम का भी करेगी ना, यदि उत्तम किस्म की कलिका है तो कलम भी हो सकती है। तो बेटा यहाँ पर हम आपके पार्ट 2 का एंड कर रहे हैं। इसके बाद में आगे मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।